हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दूसरी तरफ शाम का वक्त, सूरज लगभग ढल चुका है और आसमान में अंधेरा छाने वाला है। लेकिन काफी दूर से नजर आ रही हैं उसे पूरे गांव में ऊंची उठ रही आग की लपटें, और उस आग में वो पूरा गांव और वहां पर बने लगभग सारे ही घर जलते हुए नजर आ रहे हैं। वो आग लगने की वजह से गांव के सारे लोग अपने घरों से निकाल निकाल कर तेज आवाज में चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर वहां से दूर भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग उन भयानक आग की लपटों के चपेट में आ गए। लोगों के जलकर दर्द से भी चिल्लाने और चीखने की बहुत ही दर्दनाक आवाज वहां पूरी जगह पर गूंज रही है। और ठीक उसी समय वहां पर एक साथ 5 से 6 लोग लगभग बिजली की तेजी से दौड़कर भागते हुए वहां पर आए। और एक छोटी सी बच्ची जिसके पास वाले घर में आग लगी थी और वो उसके दरवाजे पर खड़ी होकर रो रही थी, उसके ऊपर बस एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा गिरने ही वाला था कि एक नवयुवक वहां पर आया और उसने एकदम ही उसे लड़की को अपनी गोदी में उठाया और उसी तरह बिजली की तेजी से वहां से दूर आ गया। तभी एक आदमी भागता हुआ उस तरफ आया और उसने कहा, मेरी बच्ची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई। इतना बोलते हुए उसने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर वहां से दूर चला गया। तभी 3-4 लोग और आए और वो लोग सब अलग अलग दिशा में जाकर गांव के बाकी सारे लोगों को उस आग से बचाने लगे। एक साथ आए उन दोनों लड़कों में से एक ने दूसरे से कहा, सक्षम, देखो उस तरफ से आवाज आ रही है, वहां तुम्हारे पीछे से। धीरे से अपना सिर हिलाकर सक्षम तेज कदमों से चलता हुआ उस तरफ ही चला गया। हाँ, मैं देखता हूं। उन लोगों ने अपने हिसाब से लगभग सारे लोगों को ही बचा लिया और अब तक बचे हुए लोग गांव से बाहर की तरफ जा रहे थे। और वो 5 लोग इधर उधर देखते हुए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां पर और कोई तो नहीं बचा जिसे मदद की जरूरत हो। लेकिन तभी उन लोगों ने देखा कि वो आग की लपटें अब एकदम ही काली पड़ने लगी और वो लपटें जो ऊंची हवा में उड़ रही थी वो धीरे धीरे एकदम काली होकर धीमी पड़ने लगी और वहां आसपास एकदम ही बहुत ज्यादा ठंडक हो गई। उन 5 को भी अपने हाथ पर एकदम जमते हुए से महसूस हुए, तो वो 5 तुरंत ही नजदीक आकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए खड़े हो गए और उन सभी के हाथ से एक गर्माहट निकलने लगी जो कि उस ठंडक का जवाब थी। और अब उन लोगों को कम ठंड लग रही थी क्योंकि उनके आसपास एक पीली रोशनी की लकीर बन गई थी जो उनको चारों तरफ से घेरे हुए थी। लेकिन तभी उस पीली रोशनी की तरफ ही एकदम से एक काली रोशनी उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई और उन 5 लोगों को अपने चारों तरफ काले साए हवा में मंडराते हुए नजर आए। वहां पर चारों तरफ एक भयानक आवाज गूंजी, हमारे मालिक के काम में रुकावट डालने क्यों आए हो तुम लोग? लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं या फिर शैतान के गुलाम बनना चाहते हो। उन 5 के बीच में खड़े वैभव ने बहुत ही मजबूती से उस काले साए को जवाब दिया, हम तुम्हारे शैतानी इरादों को नाकामयाब करने के लिए यहां आए हैं, इसलिए डर हमें छू भी नहीं सकता। फिर से वही भयानक डरावनी आवाज आई, हमारे रास्ते में तो तब आओगे ना जब तुम में से कोई भी जिंदा बचेगा। उस हवा में लहराते हुए काले साए के दोनों हाथ एकदम ही लंबे हो गए और उन 5 लोगों को उसने दोनों तरफ से जकड़ लिया और उन्हें एक दूसरे के एकदम ही नजदीक करते हुए उन्हें काली शक्तियों में बांध दिया। शिवानी, सक्षम, कुछ करो, तुम दोनों ही किनारे पर हो, हम बीच में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सीधी तरह से हमारी शक्तियां उनकी शक्तियों को काट नहीं पाएंगी, तुम दोनों को ही कुछ करना होगा। उन 5 लोगों में से सबसे बीच में मौजूद वैभव ने तेज आवाज में चिल्लाया। एक भयानक हंसी के साथ फिर से वही आवाज वहां पर सुनाई दी, कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, कुछ भी नहीं, हमारी काली शक्तियां तुम्हारी शक्तियों से कहीं ज्यादा है और तुम तुच्छ इंसान, शैतान के आगे तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। उन लोगों ने उस काले साए की बात पर ध्यान नहीं दिया और उन 5 लोगों की लाइन में दोनों किनारे पर खड़े शिवानी और सक्षम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सक्षम ने आंख से शिवानी को कुछ इशारा किया जिसे कि शिवानी भी तुरंत ही समझ गई और उसने अपना हाथ सक्षम की तरफ आगे किया और सक्षम ने भी ठीक वैसा ही किया। उनके बीच में 3 लोग हैं, इसलिए उन दोनों के हाथ एक दूसरे से बहुत दूर हैं। लेकिन जैसे ही आंख बंद करके उन दोनों ने अपने मन में कुछ मंत्र बुदबुदाए, वैसे ही उन दोनों के हाथ से वो सुनहरी रोशनी निकाली और जैसे ही उन दोनों के हाथ से निकलने वाली सुनहरी रोशनी एक दूसरे से टकराई, वो रोशनी में जुड़ गई और उससे एक तेज प्रकाश निकला जो कि उन सभी के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाता हुआ घूमने लगा।
दोनों ने ही एक झटके से अपनी आंखें खोली और वो सुनहरी रोशनी एकदम से वहां चारों तरफ फैल गई। और जैसे ही वो रोशनी उन सारे काले सायों के करीब पहुंची, वो एकदम ही उससे दूर होने लगे और फिर एक एक कर वहां से दूर होते हुए गायब हो गए। उनके गायब होते ही वो सारे लोग उस काली शक्ति के बंधन से आजाद हो गए और एक दूसरे से दूर भी। वहां की ठंडक भी एकदम अचानक को कम हो गई और उन सभी ने आसपास देखते हुए राहत की सांस ली। कहानी जारी है। क्या वीरेश को पता चल पाएगा कि राजकुमारी झूठ बोल रही है बाहर जाने के लिए, और आखिर क्या मकसद है उन काले साये का, और क्या रक्षक दल सारे लोगों को अनकालिक शक्तियों से बचाने में कामयाब हो पाएंगे? कैसा लग रहा है आप लोगों को आज का ये एपिसोड? बताइए आप सब कमेंट में, और स्टोरी को थोड़ा सपोर्ट करिए और शेयर भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजमहल में इस वक्त राजा रानी सभी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके राज्य पर आक्रमण होने वाला है। अभी अभी एक आदमी में आकर उन्हें इस बारे में जानकारी दी, जो खुफिया रूप से भेष बदलकर दुश्मन राज्य में रहता है और उनकी गतिविधियों के बारे में पता करता रहता है। इस बारे में जानने के बाद से राजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है, और इसी परेशानी में वो बाकी सारे लोगों के साथ युद्ध नीति बनाने में व्यस्त है, जिसमें उसने अपने पुत्र समर को भी शामिल कर लिया है। इन सब के बीच राजा रानी में से किसी का भी ध्यान वसुंधरा पर नहीं गया, और वसुंधरा को भी इस बारे में पता चल गया था। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो तुरंत ही मौका पाकर महल से बाहर घूमने के लिए चली गई। उसने वीरेश से झूठ बोल दिया कि उसने अपने माँ पिता से इस बारे में पूछ लिया है, और वीरेश चंद्रिका को अपने साथ लेकर महल से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद महल से बाहर निकलकर वो तीनों नदी के किनारे आ गए, क्योंकि महल नदी के दूसरी तरफ था, जहां पर घूमने के लिए कुछ भी नहीं था। नदी पार करके ही गांव और फिर उसके बाद जंगल था, जहां पर वसुंधरा का हमेशा से ही जाने का मन करता था, लेकिन वो कभी जा नहीं पाई। हमेशा ही ऐसी चोरी चुपके ही वो बस 2-4 बार ही महल से बाहर निकली है। जैसे ही वो लोग नदी के किनारे आए, राजकुमारी ने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए चारों तरफ देखा। राजकुमारी ने इस वक्त पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, और उसके साथ पूरे राजकुमारी वाले सारे जेवर, और उसके लंबे घने काले बाल भी खुले हुए हैं, और उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक नजर आ रही है, जो कि खुशी और आजादी की चमक है। राजकुमारी इस तरह खुश होते हुए बोली, कितना अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद महल की उस चार दीवारी से बाहर निकलकर। पता नहीं क्यों सभी लोग हमें वहां से बाहर नहीं निकलने देते। वीरेश बहुत ही ध्यान से राजकुमारी की बात सुन रहा था, और जैसे ही उसने राजकुमारी के मुंह से ये बात सुनी, उसका शक यकीन में बदल गया, और वो तुरंत ही राजकुमारी की तरफ मुड़ा। बाहर नहीं निकलने देते? इसका मतलब आज भी आप झूठ बोलकर आई है ना राजकुमारी? चलिए वापस चलिए। इतना बोलते हुए वो राजकुमारी की तरफ आया, लेकिन राजकुमारी तुरंत ही अपनी जगह से पीछे हो गई और परेशान होकर चंद्रिका की तरफ देखने लगी। चंद्रिका को भी नहीं समझ आया कि ऐसे में वह क्या जवाब दे। राजकुमारी एकदम ही जिद भरी आवाज में बोली, अरे नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। आज से पहले इतनी बार जब हमने पूछा तब हमें बाहर आने नहीं दिया, उस बात को लेकर बोल रहे हैं बस। और क्या तुम बार बार महल वापस जाने के लिए बोल रहे हो? तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, मैं तो जंगल में घूमने जाऊंगी, नदी पार करके गांव भी देखने जाऊंगी, सब जगह पर। इतना बोलते हुए राजकुमारी तुरंत ही किनारे पर खड़ी उस नाव की तरफ बढ़ गई, जिसमें बैठकर राज परिवार के सभी लोग नदी पार करते हैं। वहां नदी के किनारे पर कई सारी नाव थी, लेकिन राज परिवार के लिए एक सबसे अलग और मजबूत बनी नाव होती है। राजकुमारी वहां पर आई तो चंद्रिका भी उसके पीछे पीछे ही नाव तक आई, और वीरेश के वहां पर आने से पहले ही वो दोनों लड़कियां नाव में बैठ गई। उन दोनों को ऐसे देखकर वीरेश समझ गया कि राजकुमारी ऐसे तो वापस नहीं जाने वाली है, तो उसने सोचा कि नदी पार करके वो उसे कुछ देर के लिए नदी के दूसरी तरफ सबसे करीब वाले गांव या जंगल में ले जाएगा, और उसके बाद उसे समझा बूझकर महल वापस ले आएगा। क्योंकि अब राजकुमारी इतने दिनों के बाद बाहर निकली है, तो वो इस तरह बिना अपने मन के किए तो महल वापस नहीं जाएगी। इसलिए बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए वीरेश भी उन दोनों के साथ आकर उस नाव में बैठ गया, और उन दोनों के बैठते ही नाव चलाने वाले ने नाव चलाना शुरू किया। लेकिन बीच नदी में चंद्रिका ने पर नदी के पानी में कुछ अलग से हलचल महसूस की, लेकिन इस बारे में उसने राजकुमारी या वीरेश दोनों में से किसी से कुछ नहीं कहा, और उसे लगा कि कोई मछली होगी, और कुछ ही देर में उनकी नाव नदी के दूसरी तरफ आ गई। नदी के दूसरी तरफ जैसे ही नाव रुकी, राजकुमारी तुरंत ही उत्साहित होकर नाव से उतरने लगी, लेकिन हड़बड़ाहट में वो संभल नहीं पाई, और वो लगभग गिरने ही वाली थी कि तभी वीरेश ने उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि चंद्रिका अभी भी उन दोनों के पीछे थी, वो दोनों ही पहले उतरने वाले थे। संभल कर राजकुमारी।
राजकुमारी का हाथ और कंधा पकड़कर वीरेश ने उसे संभाला और फिर एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजकुमारी की भी नज़रें पहली बार ही उसकी नज़रों से मिली तो कुछ पल के लिए वो दोनों को ही बहुत अजीब सा महसूस हुआ और राजकुमारी तो एक तक उसकी तरफ ही देखने लगी। उसकी आंखों में राजकुमारी को कुछ अलग ही कशिश नजर आ रही थी और ऐसा राजकुमारी के साथ पहली बार ही हुआ है। वीरेश को भी कुछ महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह राजकुमारी की आंखों में ही देख रहा है, उसने तुरंत ही अपनी नज़रें उसके चेहरे पर से हटा ली और परे देखने लगा। राजकुमारी, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट? राजकुमारी को लड़खड़ाते देख चंद्रिका भी लगभग भागते हुए वहां पर आई और एक घबराते हुए राजकुमारी से पूछने लगी। राजकुमारी ने चंद्रिका की बात का जवाब देते हुए मुस्कुराकर धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, अरे चंद्रिका, हमारा रक्षक जो हमारे साथ है, हमें कहाँ भला कुछ हो सकता है। इतना बोलते हुए वसुंधरा मुस्कुराकर वीरेश की तरफ ही देख रही है, लेकिन वीरेश ने सिर्फ राजकुमारी की बात सुनी और बदले में कुछ नहीं कहा और ना ही फिर से उसकी तरफ देखा। कहानी जारी रहेगी।